Yeah, in today's class, we are going to conduct an oral test, and what is that? That is related to sonnet, and what that is related to sonnet and elegy. आज हम लोग इस क्लास में सोनेट और एलजी से रिलेटेड जो है ओरल टेस्ट कराएंगे। और जब हम इस पर बात कर रहे हैं इस ओरल टेस्ट को लेकर के, तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेंबर। नंबर वन, वी आर गोइंग टू टेक वन, वी आर गोइंग टू टेक सोनेट। और सोनेट में हम वन बाय वन क्वेश्चंस को करेंगे और जिसका नाम लेंगे वहीं से ही शुरू होगा। तो सबसे पहले जो कृष्णा जी हैं, हम लोग कृष्णा जी से शुरू करते हैं। कृष्णा जी, जो सोनेट है, सोनेट पे एक शब्द आता है कर्टल सोनेट। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज कर्टल सोनेट? CURTAIL। कृष्णा जी। प्रिपेयर नहीं है। Didn't expect that you are giving such an answer because you are attending my class for a long time, and कर्टल सोनेट is a very सिंपल डिफिनेशन। इट हैज अ वेरी सिंपल डिफिनेशन। खैर कोई बात नहीं है, नहीं ना, नहीं, नो 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 मैडम, नो नो। जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओनली दैट पर्सन हैज टू गिव आंसर, ओनली दैट पर्सन। कृष्णा जी के बाद नाउ, नाउ रकीम जी, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज कर्टल सोनेट? या 10.5 लाइन का सोनेट जो होता है वो आपका क्या होता है? कर्टल सोनेट होता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि रकीम हैज सेड कि कर्टल सोनेट जो है वो 10.5 लाइन के सोनेट को कहा जाता है। कर्टल सोनेट की जो स्पेलिंग है CURTAIL। सोनेट का एक टाइप होता है जिसको हम कर्टल सोनेट कहते हैं। 10.5 लाइन की सोनेट को क्या कहा जाता है? कर्टल सोनेट कहा जाता है। रकीम जी, कर्टल सोनेट को किसने प्रोपाउंड किया, किसने इसको लाया? डिम्पल जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट। डिम्पल जी। या तो रकीम जी, जो कर्टल सोनेट है इसको किसने लाया है, किसने इंट्रोड्यूस किया है? ओ नो, आप लोग सोनेट पढ़ाने के बावजूद भी देखिए भूल गए कितना नहीं, और लोगों को तो क्लियर होगा, स्पेशली जिससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको। आ, या अनु मैडम, अनु मैडम, कर्टल सोनेट को हु इंट्रोड्यूस्ड कर्टल सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर? ओके, डजंट मैटर, डजंट मैटर। सोनाली मैडम, या कर्टल सोनेट के बारे में आप बताइए। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। इसको जो जो क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आखिर जो आपका कर्टल सोनेट है, इस कर्टल सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो कर्टल सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले आदमी का नाम क्या है? GM हॉपकिंस है, जो सोनाली मैडम ने बताया। रकीम जी ने यह डिफिनेशन बताया कि कर्टल सोनेट 10.5 लाइन की सोनेट को कहा जाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैंने कल आपको टास्क दिया था कि यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू कम विद व्हाट, यू हैव टू कम विद सोनेट, और उसके बाद आपका एलिजिव। तो सोनेट में हम लोगों ने कर्टल सोनेट से शुरू किया। कर्टल सोनेट 10.5 लाइन के सोनेट को कहा जाता है। किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है? GM हॉपकिंस। GM हॉपकिंस ने। हाँ मैडम, आगे बताइए, आगे बताइए जी। पाइड ब्यूटी जी। या GM हॉपकिंस ने एक सोनेट लिखा है जिसका नाम है पाइड ब्यूटी, PIED, पाइड ब्यूटी, BEAUTY, दैट इज द नेम ऑफ द पोयम। यह जो पाइड ब्यूटी है, इस पाइड ब्यूटी को किसने लिखा है? जिरार्ड मैनले हॉपकिंस ने लिखा है। जिरार्ड मैनले हॉपकिंस ने जब इसको लिखा था तो 10.5 लाइन का पहली बार यह सोनेट आया, जिसको बाद में क्रिटिक्स ने कर्टल सोनेट का नाम दिया। और उस पाइड ब्यूटी पोयम में उन्होंने क्या किया है? ही हैज ग्लोरीफाइड गॉड एज द बेस्ट क्रिएटर, एज द बेस्ट पेंटर ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने क्या किया हुआ? ईश्वर की तारीफ की है कि ईश्वर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है, ईश्वर दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर है। ये बात उन्होंने बताई है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कर्टल सोनेट। दूसरा चीज, जब आप मैडम GM हॉपकिंस के बारे में बात करें, तो GM हॉपकिंस एज अ पोएट
किस एज से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू विच एज? एज अ पोएट ही बिलोंग्स टू विच एज? सोनाली मैडम, सोनाली मैडम। आई एम आस्किंग नॉट शिल्पी मैडम, सोनाली मैडम। जीएम हॉपकिंस किस एज से बिलोंग करते हैं? या जीएम हॉपकिंस बिलोंग्स टू मॉडर्न एज, और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मॉडर्न एज का सबसे पहला पोएट। तो मॉडर्न एज का सबसे पहला पोएट कौन है? जीएम हॉपकिंस है, जिरार्ड मैनले हॉपकिंस। इसका मतलब जो कर्टल सॉनेट है, इसका जो कॉन्सेप्ट आया है कब आता है? मॉडर्न एज में आता है। रिमेंबर दैट, कई क्वेश्चन बन रहा है। कर्टल सॉनेट 10.5 लाइन के सॉनेट को कहा जाता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कार्टर सॉनेट को इंग्लिश लिटरेचर में किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ? हु इंट्रोड्यूस कार्टर सॉनेट इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर द फर्स्ट टाइम? जीएम हॉपकिंस, जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। जी से जिरार्ड, एम से मैनली, एच से हॉपकिंस। नंबर 3 पॉइंट, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कौन सा है? पाइड ब्यूटी नाम की पोयम, PIED, पाइड ब्यूटी, BEAUTY। वो 10.5 लाइन की पोयम है। उस पोयम में पोएट जिरार्ड मैले हाफिज ने he has admired God as the best creator and as the best painter of the universe। पूरे ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन क्रिएटर, सबसे बेहतरीन पेंटर के रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। फिर मेरा क्वेश्चन मैडम से ये था कि जो जीएम हॉपकिंस पोएट है ये किस एज से बिलोंग करते हैं? मैडम ने बताया कि ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। अगर ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब कि जो सोनेट आया है कर्टर सोनेट, वह किस एज की देन है? वह मॉडर्न एज की देन है। मॉडर्न एज से पहले कर्टर सोनेट का कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा। नंबर 2 पॉइंट, जो आपके जीएम हॉपकिंस हैं जो मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट। वो पहले मॉडर्न पोएट थे। वो क्या थे? पहले मॉडर्न पोएट थे। क्योंकि उन्होंने पोइट्री में बहुत सारा चेंजेस लाया, बहुत सारे जो है टेक्निक्स में चेंजेस लाए, बहुत सारा जो है वे ऑफ राइटिंग में चेंजेस लाया, स्टाइल में चेंजेस लाया। तो उनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट मॉडर्न पोएट उनको कहा जाता है। इतना सारा चीजें। मेरा एक और क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड है, और वो क्वेश्चन ये है खास करके मैडम से ही, सोनाली मैडम से ही, कि मैडम ये जो आपका, नहीं नहीं, जस्ट गिविंग टाइम, सबको टाइम दिया जाएगा उतना ही समय। जो मॉडर्न एज है उसका डेट क्या है? मैडम सोनाली मैडम, आई एम आस्किंग, आई एम आस्किंग व्हाट इज द डेट ऑफ मॉडर्न एज? जी। हेलो, आवाज मेरी सबको जा रही की दिक्कत? हेलो। या ठीक है, ठीक, ओके, कोई बात नहीं। मुझे लगता है मैडम इज नॉट गेटिंग। जी मैडम। या 1901 टू 1945, 1901 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम मॉडर्न एज के नाम से जानते हैं। नाउ आरती मैडम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आरती मैडम, सोनाली मैडम प्लीज म्यूट। हाँ, आरती मैडम, आरती मैडम की माइक्रोफोन का। अतुल जी, अतुल जी, नाउ द क्वेश्चन इज इन योर हैंड। आप मुझे बता सकते हैं कि जो मॉडर्न एज है ये 1901 से लेकर 1945 ईस्वी तक चलता है। मॉडर्न एज में, या मॉडर्न एज जो 1901 से लेकर 1945 तक चलता है, इसमें डेट 1901 के इंपॉर्टेंट है और 1945 के इंपॉर्टेंट है। दो डेट है मॉडर्न एज का, कि मॉडर्न एज 1901 ईस्वी में शुरू हुआ, 1945 ईस्वी में खत्म होता है। तो 1901 के इंपॉर्टेंट है। नहीं, अतुल जी, मेरा क्वेश्चन ये है, 1901 ईस्वी में ही मॉडर्न एज को क्यों माना जाता है कि यह 1901 ईस्वी में ही शुरू होता है, और 1945 ईस्वी में क्यों माना जाता है कि 1945 में खत्म हो गया? दुनिया में कोई बड़ा चीज हुआ होगा ना। जब आप किसी एज को मानते हैं तो वह एज या तो किसी घटना पर होती है, या किसी व्यक्ति के नाम पर होती है, या किसी क्रांति के नाम पर होती है, या किसी मूवमेंट के नाम पर होता है। तो मॉडर्न एज ठीक है, ना तो किसी व्यक्ति के नाम पर है, बल्कि उस समय जो चेंजेस आए थे उसके नाम पर, आधुनिकता, फैशन,
ये तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, बट 1901 क्यों इंपॉर्टेंट है? ओ, ओके, ओके, नो, नॉट नॉट एनीवन, जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही जवाब देगा। तो अतुल जी ने ये कहा कि जो है इस पे नहीं, लेकिन मैं इसका आंसर ऐसे ही दे रहा हूं क्योंकि अभी अतुल जी से क्वेश्चन और पूछना है। 1901 में क्वीन विक्टोरिया डाइड। अतुल जी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 1901 में क्वीन विक्टोरिया की मौत हो गई थी, तो क्वीन विक्टोरिया की मौत का मतलब विक्टोरियन एज खत्म हो गया। जब विक्टोरियन एज खत्म हो गया तो मॉडर्न एज की शुरुआत हो गई है। तो इसका मतलब कि जो है क्वीन विक्टोरिया के मरने के बाद मॉडर्न एज की शुरुआत होती है, और वह जो डेट रहा है 1901 रहा है। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि 1945 को क्यों कहा जाता है कि इट्स द क्लोजिंग डेट ऑफ मॉडर्न एज? इसलिए कहा जाता है कि इन 1945 व्हाट हैपेंड इन 1945 वी फाउंड दैट कि मॉडर्न एज का सबसे बड़ा घटना जो हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वार था। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब क्लोज होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड इन 1945। सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ओवर होता है, समाप्त होता है। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के साथ ही साथ मॉडर्न एज को मान लिया जाता है ये खत्म हो चुका है। दो वी ऑल आर लिविंग इन मॉडर्न एज, उसके साथ वर्ड यूज कर दिया जाता है पोस्ट मॉडर्न एज, सूडो पोस्ट मॉडर्न एज, हाई पोस्ट मॉडर्न एज, ये तमाम वर्ड, लेकिन मॉडर्न अभी भी एडजेक्टिव के रूप में चल रहा है। तो मेरे ख्याल से सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 1901 क्यों फेमस है, 1945 क्यों फेमस है। किसी को कोई डाउट? अच्छा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अतुल जी आपसे ही है कि जी, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार कंप्लीट हो गया, मतलब ओवर हो गया था, कंप्लीट मतलब ओवर हो गया था, इस वजह से। ठीक है, ओके। नाउ म्यूट, नाउ म्यूट। अतुल जी, जो आपसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि जो मॉडर्न एज है उसमें दो वर्ल्ड वार आते हैं, उन दो वर्ल्ड वार की डेट क्या क्या रही है? या ओके, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। अखिलेश जी, माय क्वेश्चन इज दैट इन मॉडर्न एज वी फाइंड टू वर्ल्ड वार, दो विश्व युद्ध हुए थे। पहला वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? 19, नो, 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 1988। नहीं, सेकेंड में आप थोड़ा सा फिर गड़बड़ हो, फिर से आप बताइए। या अब एग्जैक्ट डेट, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है अतुल जी, या कोई भी, वो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ है, 1918 ईस्वी में कंप्लीट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, 1914 से 1918। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू होता है, 1945 में जो ओवर होता है। तो मॉडर्न एज जब भी पढ़ाया जाएगा तो मॉडर्न एज वाज द एज ऑफ द टू वर्ल्ड वार, या टू वर्ल्ड वार्स का एज था 1914 से 1918। पहला वर्ल्ड वार 1939 से 1945। सेकेंड वर्ल्ड, अतुल जी म्यूट योर्स। पहला वर्ल्ड वार 1914 से 1918, और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। जिस वर्ल्ड वार या जो सानेट हमने शुरू किया कार्टर सानेट से, जब मॉडर्न एज में पहुंचे, थोड़ा बहुत हमने मॉडर्न एज का भी क्वेश्चन आपसे पूछा। दूसरा क्वेश्चन जो है अखिलेश जी से ही है कि अखिलेश जी, जब आप सानेट के बारे में बात करते हैं तो यू कम टू नो कि जो मॉडर्न एज है उस मॉडर्न एज में सोनेट की राइटिंग उतना ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा इस तरह से हम नहीं देखते हैं कि हाँ सोनेट पे बहुत ज्यादा काम हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो खास करके विक्टोरियन एज में एक सोनेट लिखा गया है जिसका नाम है शेक्सपियर। हु कंपोज्ड दैट सोनेट? शेक्सपियर नाम था। अखिलेश जी,
Matthew Arnold composed that sonnet. In that sonnet, अर्नोल्ड टॉक्स अबाउट विलियम शेक्सपियर। अर्नोल्ड ने जो है विलियम शेक्सपियर को एक तरह से श्रद्धांजलि दी है। दैट सोनेट इज अ ट्रिब्यूट फॉर हुम, दैट सोनेट इज अ ट्रिब्यूट टू विलियम शेक्सपियर। जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट द पॉइंट डू यू फाइंड इन द सोनेट। उस सोनेट में मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या बात बताई है शेक्सपियर के बारे में? नो, बिल्कुल आपने गलत एक इंटरप्रिटेशन कर दिया। तो आपने जॉन मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ वाली लाइन उठा दी है। खैर कोई बात नहीं है। नाउ शिल्पी मैडम, नाउ द क्वेश्चन इज इन योर हैंड। कैन यू टेल मी अबाउट द अबाउट सोनेट कंपोज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, और उस सोनेट का नाम है शेक्सपियर। व्हाट डू यू नो अबाउट दैट सोनेट? उस सोनेट के बारे में आप क्या जानती हैं? नॉट शिल्पी, शिवपाल जी, सॉरी शिवपाल जी, शिवपाल जी। या व्हाट डू यू नो? You have to tell only the gist, you don't have to tell the starting line। स्टार्टिंग लाइन बता सकिए तो बेहतर है, नहीं तो उन्होंने उस सोनेट में क्या तारीफ की है, उनके बारे में क्या बताया। या या एक तो सबसे बेहतरीन चीज आपने बताया, या हाँ, और शेक्सपियर के बारे में वो एक लाइन कहते हैं कि अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। उन्होंने कहा जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने कि शेक्सपियर इतनी बड़ी शख्सियत रहे हैं, ही वॉज सच अ ह्यूज पर्सनालिटी, ही वॉज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जब मैं बड़े बड़े क्रिटिक से या उनके ऊपर जिन्होंने काम किया है, जब मैं उनसे पूछता हूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट शेक्सपियर, देन दे अबाइड आर क्वेश्चन, तब वे हमारे क्वेश्चन को एबाइड करने की कोशिश करते हैं, उसको उसका आंसर देने की कोशिश नहीं करते, दे एबाइड आर क्वेश्चन। और उसके बाद कहते हैं दाउ आर्ट फ्री, दाउ माने योर, योर किसके लिए आया है? शेक्सपियर के लिए। आर्ट का मतलब कि जो कला तो आपकी रही है, चाहे सोनेट लिखने की रही हो, चाहे ड्रामा लिखने की रही हो। फ्री का मतलब स्वतंत्र, आपने स्वतंत्र होकर के लिखा, किसी के दबाव में आकर के नहीं लिखा। एक मीनिंग तो ये भी निकल सकती है, दूसरी मीनिंग ये निकल सकती है कि आपने जो कुछ भी लिखा वह आज भी जो है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वह आपका एकदम से बड़ा स्कॉलर है, वह एकदम से फ्री है। नो वन कैन से दीज वर्ड्स। तो व्हाट अल्टीमेटली आई वांट टू से कि ही एडमायर्स शेक्सपियर, he glorifies Shakespeare, he presents Shakespeare as what, as the ocean of knowledge, कि वो ज्ञान के एक समुद्र थे, और उनका कितना ज्यादा जरूरी है, उन्होंने लिटरेचर में क्या काम किया, दुनिया के लिए क्या काम किया। और उन्होंने लास्ट में यह भी बताया कि तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से राहत दिलाने का काम शेक्सपियर ने किया। अब आप कहेंगे क्या शेक्सपियर डॉक्टर थे? नो, नॉट एट ऑल। बीमारियों का मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे किसी को पेन है, स्टेन है, अनरेस्ट है, एंजाइटी है। तो व्हेन ही रीड्स द सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर या व्हेन ही रीड्स द प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर, ही कम्स टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको वह समझता है। इन सब चीजों को लेकर के वहां पे बात की गई या की जाती है। तो दीज आर द पॉइंट जो उन्होंने वहां पे बताया हुआ कि, और जो आपने बताया बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि उन्होंने ये कहा कि शेक्सपियर सेल्फ स्कूल्ड थे, उन्होंने सारी एजुकेशन खुद से प्राप्त की। उन्होंने सेल्फ स्कैनिंग किया, स्कैनिंग का मतलब उन्होंने खुद अपने आप को तराशा, सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैन और सेल्फ एग्जामिन, सब कुछ उन्होंने समझा कि वो किस कंडीशन में है। उनको कोई दूसरा कोई स्कैन नहीं कर सकता, वो खुद सब सब कुछ उन्होंने किया। ही डिडंट टेक द हेल्प ऑफ एनीवन, सच अ थिंग वी फाइंड। तो शिवपाल जी ने ये चीज बताया उस पे। शिवपाल जी, मेरा एक और क्वेश्चन है जो इसी सोनेट से रिलेटेड है, कि जो शेक्सपियर नाम का ये सोनेट है, ये किस पर आधारित है? इज इट बेस्ड ऑन पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट या इज इट बेस्ड ऑन शेक्सपियरियन मॉडल ऑफ सोनेट?
या या एग्जैक्टली exactly. ये जो है पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट पर आधारित है, बिल्कुल, दैट्स गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टू राजेश जी। राजेश जी, जो पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट है, जिसको कि मैं लिंक किया, किससे लिंक किया, मैथ्यू अर्नाल्ड ने जो सॉनेट लिखा था शेक्सपियर। आई जस्ट वांट टू नो कि जो पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट है, उस पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट में क्या क्या खासियत होती है, व्हाट डू यू फाइंड? राजेश जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? या या दैट्स गुड। जो आपने बताया, थोड़ा सा मैं ईयरफोन निकाल लिया था, मैं पूरा नहीं सुन पाया, बट म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। राजेश जी ने ये बताया कि जो पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट है, सबसे पहला चीज की जो पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट है, यह पोएट पेट्रार्च के नाम पर रखा गया है। पोएट पेट्रार्च जो इटालियन पोएट थे, ही केम इन 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में आते हैं। उन्हीं को हम लोग फादर ऑफ सॉनेट कहते हैं। कि दुनिया में सॉनेट लिखने की कला जो आई है वो इटली से आई है, और इटली में कब आई है? 14th सेंचुरी में आई है। उसको लाने वाले कौन थे? पेट्रार्च थे। उनका जो सॉनेट लिखने का तरीका था, ही डिवाइडेड हिज सॉनेट्स इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने अपने सॉनेट को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा ऑक्टेव और दूसरा हिस्सा सेस्टेट। ऑक्टेव को 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट को 6 लाइन्स स्टैंजा। ऑक्टेव मींस 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मींस 6 लाइन्स स्टैंजा। फिर आपने ये देखा कि इन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने सॉनेट को जब ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा, तो हर सॉनेट का एक फिक्स्ड राइम पैटर्न होता है। उन्होंने जो राइम पैटर्न एडॉप्ट किया वह कौन सा था? ए बी, बी ए बी, बी ए, सी डी ई, सी डी ई। ए बी बी ए उन्होंने ऑक्टेव में यूज किया। सी डी ई, सी डी ई या समटाइम्स सी डी सी, ये उन्होंने किस में यूज किया? सेस्टेट में यूज किया। सो व्हाट वी फाइंड, we ultimately find that कि when we go with this sonnetia, when we follow this means इसको लेके जब हम लोग बात करते हैं, we ultimately come to know कि पेट्रार्च जो एक सोनेटियर है, दुनिया में इन्होंने जो सोनेट लिखने का सिलसिला शुरू किया, उसको एक पैटर्न दिया। ही गेव इट अ डेफिनिट फिक्स्ड पैटर्न कि 14 लाइन की पोयम को सोनेट कहा जाएगा। उस 14 लाइन की पोयम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, ऑक्टेव में और सेस्टेट में। ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा होगा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा होगा। इस तरह की चीजों को लेकर के बात होती है। फिर उसका राइम पैटर्न होगा, ऑल दिस थिंग। या तो ये जो है उस पर आधारित था, जो अभी शेक्सपियर हम लोगों ने बात किया, या पेट्रार्चन मॉडल पर आधारित रहा है। नाउ राजेश जी, जस्ट आई वांट टू नो कि जो पेट्रार्च ने जो सॉनेट लिखा है, उन्होंने किसको डेडिकेट किया था? पेट्रार्च डेडिकेटेड सॉनेट टू हूम? राजेश जी। या या ही his beloved, पेट्रार्च dedicated his sonnet to his beloved लाउरा। पेट्रार्च ने उस सॉनेट को अपनी बिलव लाउरा को डेडिकेट किया। मैं सबका रिस्पांस जानना चाहता हूँ। सबको मेरी आवाज जा रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ओके ओके। मैं बहुत सुकून से डिस्कस कर रहा हूँ, सबको मैं समय देना चाहता हूँ। कोई भी आदमी भलवी से मोर देन 1 और 2 आवर लग जाए क्लास में, लेकिन सबको मौका मिलेगा, सबको समय, ताकि सारे क्वेश्चन सॉनेट की क्लियर हो जाए। नाउ चंद प्रकाश जी, इट्स योर टाइम। Just I want to know what do you know about Shakespearean sonnet? आपको शेक्सपियर सोनेट के बारे में जो भी जानकारी हो, यू कैन टेल मी। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी जी एंड। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। चंद्र प्रकाश जी ने दो पॉइंट बताया। एक तो उन्होंने बताया कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है, वो शेक्सपियरियन सोनेट का जो पैटर्न है,
वो पैटर्न उन्होंने कहा किसको फॉलो किया है? हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे को फॉलो किया। एक पॉइंट इन्होंने बताया। अब सवाल उठता है हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे कौन है, दिमाग में ये चीज आएगा। दूसरा चीज उन्होंने ये बताया कि उनका जो शेक्सपियर का राइम पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इन्होंने 2 पॉइंट बताया। आगे की कहानी जो मुझे लगता है कि रमेश जी बताएंगे। रमेश जी, जो भी आपको शेक्सपियर के सोनेट के बारे में जानकारी हो, यू कैन टेल मी। या गुड इवनिंग। ठीक है। 154 सर, इट्स अ न्यू पॉइंट। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे, मतलब आज की क्लास के हिसाब से, कोई और वैसे। हाँ, और क्या है? किसको किसको? ठीक है। 127 से लेकर के 152। ठीक है। क्यूपिड को डेडिकेट है। क्यूपिड को डेडिकेट। ठीक है, ओके ओके। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और आप कुछ बताना चाहते हैं रमेश जी? और कुछ आप बताना चाहते हैं? ओके। नाउ नीलम मैडम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? नीलम मैडम, या व्हाट डू यू नो अबाउट द सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर? आपको जो भी जानकारी, जैसे इन लोगों ने जो बताया, ये भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, टुकड़ों में ही है। आप जो भी इन्होंने बताया उसके अलावा या ये सब चीजें मिला करके अगर आप कुछ और बताना चाहें तो आप बताइए। या ठीक है। हाँ। या जी जी। या जी। ठीक ठीक, दैट्स गुड गुड। या नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। सबसे पहले जी। या अनडाउटली वो भी एक पॉइंट रहा है, वो सब अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। तो देखिए, अभी तक शेक्सपियर के सॉनेट से रिलेटेड 3-4 लोगों का रिस्पांस आया, मोस्ट प्रोबेबली सारी चीजें पता चल गई हैं। सबसे पहला चीज कि पूरी दुनिया में जब सॉनेट लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, तो हम लोगों के पास या पूरे वर्ल्ड में दो मॉडल रहा है सॉनेट लिखने का। देयर वर ओनली टू मॉडल। एक मॉडल आपका पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट, जिसकी शुरुआत इटली से होती है। दूसरा शेक्सपियरियन मॉडल ऑफ सॉनेट, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से होती है। तो आपको ये पहले ही पता है, बताने की जरूरत नहीं। मैडम ने भी बताया कि सॉनेट जो है 40 लाइन्स की पोयम को कहा जाता है। और यह जो सॉनेट लिखने की परंपरा आई है, ये कहाँ से आई है? इट केम फ्रॉम इटली। पेट्रार्च ने इसको लिखना शुरू किया, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। और ये कब से शुरू होता? 14वीं सेंचुरी से। अब जब दो तरह के मॉडल आए हमारे सामने सॉनेट लिखने के, तो उनमें से अगर आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सॉनेट को ज्यादा फॉलो किया हुआ। क्यों? क्योंकि वह क्लासिक था, पहले आया हुआ था, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी। उस पैटर्न को लोगों ने ज्यादा फॉलो किया। और ये पैटर्न जो है तब तक चलता रहा जब तक कि एक आदमी जो ब्रिटिशर थे, सॉनेटियर थे, जिनका नाम था हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे, जब तक उन्होंने सॉनेट के पैटर्न में चेंज नहीं किया। तो आपका ये लगातार चलता रहा उसके बाद भी चलता रहा। बट हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे ब्रॉट अ रैपिड चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉनेट। उन्होंने क्या क्या चेंज लाया?
जैसे पेट्रार्च का जो सोनेट था उसको दो हिस्सों में बांटा जाता था, ऑक्टेव और सेस्टेट। तो ऑक्टेव और सेस्टेट की जगह उन्होंने उन्होंने का मतलब हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सरे ने सोनेट को थ्री क्वार्टरेंस और एक कपलेट में बांट दिया। उन्होंने ऑक्टेव का नहीं यूज किया, सेस्टेट का नहीं यूज किया, बल्कि इंस्टेड ऑफ ऑक्टेव एंड सेस्टेट he divided sonnets into थ्री क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। थ्री क्वार्टेंस और एक कपलेट में बांटे हैं। सवाल ये उठता है कि जो क्वार्ट्रेन है वो क्या है। क्वार्ट्रेन मीन्स फोर लाइन्स स्टैंजा। जो क्वार्ट्रेन है, चार लाइन की स्टैंजा को क्वार्ट्रेन कहा जाता है। अगर तीन क्वार्ट्रेन है तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कपलेट जो होता है उसका डिफिनेशन मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि कपलेट मींस पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, दो लाइन का जोड़ा लेकिन वह जो क्या करेगा, राइम में होगा, कपलेट। तो ये जो पॉइंट है, थ्री क्वार्टर्स एंड अ कपलेट मिला के 14 लाइन्स हुआ। एक तो पहला परिवर्तन ये हुआ कि पेट्रार्च ने ऑक्टेव और सेस्टेट का यूज किया, लेकिन एक इंग्लिश जो सोनेटियर थे जिनका नाम हेनरी होवर्ड अल्लाफ्सरे था, उन्होंने पेट्रार्च के पैटर्न को ना फॉलो करके अपने पैटर्न को उन्होंने लाया, और वो जो अपना पैटर्न लाते हैं उसमें उन्होंने थ्री क्वार्टर्स और एक कपलेट का यूज किया। आप ये देखेंगे कि जो थ्री क्वार्टर्स और एक कपलेट है, बाद में इसी पैटर्न को शेक्सपियर फॉलो करते हैं। शेक्सपियर ने ऑक्टेव और सेस्टेट का यूज नहीं किया। शेक्सपियर की एक खासियत है कि जितना भी नया हो रहा था इंग्लैंड में, जो कुछ भी हो रहा था, शेक्सपियर उसी को फॉलो कर रहे थे, वो क्लासिक को फॉलो नहीं करते थे। शेक्सपियर ऑलवेज बिलीव्ड दैट कि वट एवर इज गोइंग टू हैपन इन इंग्लिश लिटरेचर, या जो भी नया हमारे अपने जो है धरती पर, हमारे अपने वतन में हो रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे। उन्होंने उसको फॉलो किया। जब उन्होंने उसको फॉलो किया तो उसका राइम पैटर्न फिर अलग से हुआ। चूंकि पहले ऑक्टेव का राइम पैटर्न चलता था 8 लाइन का, लेकिन जब चार चार लाइन का स्टैंजा बना तो चार चार लाइन की स्टैंजा के हिसाब से राइम पैटर्न हुआ, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये राइम पैटर्न आता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इतना सब होने के बाद शेक्सपियर का और क्या कंट्रीब्यूशन था। शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन ये था कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखा जो 1609 ईस्वी में पब्लिश होता है। इट पब्लिश इन 1609। शेक्सपियर रोड 154 सॉनेट्स, इट पब्लिश इन 1609, 1609 ईस्वी में पब्लिश होता। एंड हु वाज द पब्लिशर? द पब्लिशर वाज द थॉमस थॉर्पी। थॉमस थॉर्पी पब्लिशर थे। ये पॉइंट भी छूटा हुआ था, जो बात नहीं हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि जो सॉनेट है इसको जो कोई भी लिखता था वह किसी ना किसी को डेडिकेट करता था या एड्रेस करता था। इसमें जो सॉनेट जो है जिसको एड्रेस किया गया है शेक्सपियर के 154 सॉनेट में, तीन लोगों के बारे में बात की गई है। एक आदमी है जिनका नाम डब्ल्यू एच है, कुछ लोग उनको कहते हैं, उनका नाम विलियम हर्बर्ट था। एक इनिशियल लिखा जाता है डब्ल्यू कैपिटल डॉट एच कैपिटल डॉट, फुल फॉर्म उसका कुछ लोग कहते हैं कि डब्ल्यू एच का मतलब विलियम हर्बर्ट। तो सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 जो है यह डब्ल्यू एच को डेडिकेट किया गया। इट वॉज डेडिकेटेड टू डब्ल्यू एच। सोनेट नंबर 127 से लेकर 152 जो डेडिकेट किया गया है, यह किसको डेडिकेट किया गया है? इट वॉज डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। डार्क लेडी, अब आप कहेंगे वो कौन थी? उनकी बिलव्ड थी। मैंने नहीं देखा था, मैं डार्क लेडी से नहीं मिला, ना शेक्सपियर ने मुझे बताया, बट जो क्रिटिक कहते हैं, जो होते उसी पे विश्वास किया जाता है। नाम रखा गया डार्क लेडी की, गुमनाम औरत। डार्क का मतलब यहाँ पे कहीं से नहीं है कि वो काली थी या अंधेरे में गुम हो गई थी, नो। अगर काली होती, कलर उनका होता, तो ब्लैक लेडी कहा जाता। ऑल दीज थिंग। डार्क लेडी का मतलब कि जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो उनका इस तरह से मेंशन आता है। तो 1 से लेकर 126 जो हुए वो किसको डेडिकेट किया गया? वो तो डब्ल्यू एच को डेडिकेट किया गया, विलियम हर्बर्ट को। 127 से 152 किसको डेडिकेट किया गया? उनकी बिलव्ड डार्क लेडी को। अब जो 153 और 54 बच रहा है, यह क्यूपिड को डेडिकेट किया गया। क्यूपिड कौन है? जो अपने यहाँ काम देवता कहे जाते हैं, गॉड ऑफ लव। उनकी के लिए उसको वहां पे क्या किया गया? उनको क्यूपिड कहा गया। तो इस तरह से उसका डिवीजन हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगा, और वो आई थिंक कि नीलम मैडम से भी हो चुका था, राकेश जी है। राकेश जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? या गुड इवनिंग। कैन यू टेल मी कि शेक्सपियर के सोनेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मैंने उसका फ्रेम बता दिया, आप बताइए उनके सोनेट में आप क्या सब्जेक्ट मैटर पाते हैं, किस चीज को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने कई सोनेट उनके पढ़े हुए। एक तो बड़ा फेमस है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। एक हम लोगों ने पढ़ा है मर्सी नाम का सोनेट।
और भी कई sonnets हैं like compare these to a summer's day we all have gone. So what do you find in the sonnet of William Shakespeare? या दैट्स गुड, यही मैं जानना चाहता था। उनके सोनेट का जो थीम है, थीम का मतलब जिन पॉइंट्स को लेकर के उन्होंने लिखा हुआ है, ही टुक व्हाट शी टुक। उन्होंने लव के बारे में बात किया है, उन्होंने ब्यूटी के बारे में बात किया, उन्होंने टाइम के बारे में बात किया। हर सोनेट में ये तीन चीजें आपको नजर आएंगी, लव, ब्यूटी एंड टाइम। Most probably you will get these 3 points, so you don't have to forget these 3 points कि love, beauty and time. एंड राकेश जी, और कुछ अगर आप उनके सोनेट के बारे में बता सके। उनका जो सोनेट है वो जो है हाईली लिरिकल है, म्यूजिकल है या एलिट्रेटिव है। यस, उनका जो सोनेट है हाईली लिरिकल है, म्यूजिकल है और एलिट्रेटिव है। दिस इज अनदर पॉइंट। उनका सोनेट हाईली लिरिकल, म्यूजिकल एंड एलिट्रेटिव। यस, ये एक दूसरी ब्यूटी है उनके सोनेट। एंड अदर पॉइंट, उनका सोनेट हाईली फिलोसफिकल है। वी फाइंड द फिलोसफी ऑफ लाइफ, जीवन का जो दर्शन है वो उनके सोनेट में नजर आता है। राकेश जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू कि हु रोट ट्रू लव, जो ट्रू लव नाम का सोनेट है किसने लिखा है? हु रोट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स? अच्छा, कंफ्यूज तो आपको नहीं होना चाहिए था, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। नाउ मुनेश्वर भाई, मुनेश्वर भाई, मुनेश्वर भाई, आर यू गेटिंग माय वॉइस? या शेक्सपियर, दैट्स गुड। कि शेक्सपियर ने जो है क्या किया है कि इस चीज को लिखा हुआ है, शेक्सपियर का यह सोनेट है विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड डिग्री कॉलेजेस, स्पेशली यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज में। शेक्सपियर का यह सोनेट बीए फर्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली हर डिग्री कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी मिलेगा। उसकी दो टाइटिल है, एक तो उसको ट्रू लव के भी नाम से जाना जाता है, दूसरा चीज उसको ये भी कहा जाता है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड। उसकी पहली लाइन ही सोनेट की लाइन, सोनेट का टाइटल की है। तो ये चीज रहा है। मुनेश्वर भाई, और आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि जो शेक्सपियर के सोनेट के अलावा एक सोनेट, सोनेट का कलेक्शन है एमोरिटी, एमोरिटी किसने लिखा है? या नो 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 मुनेश्वर भाई, नहीं, आप बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन किए हुए। शेली नहीं है, शेली नहीं है। शेक्सपियर के ही कंटेम्परेरी ने लिखा, इतना मैं आपको क्लू दे दे रहा हूं। ओ माय गॉड, देखिए, जिससे क्वेश्चन किया जाएगा केवल उसी को ही जवाब देना है। या एडमंड स्पेंसर, अनडाउटली, जो एमोरिटी नाम का सोनेट है, AMORETTI, एमोरिटी नाम के सोनेट को एडमंड स्पेंसर ने लिखा है, जो शेक्सपियर के कंटेम्परेरी रहे हैं, मतलब एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो सोनेट अपनी बिलव्ड ला, सॉरी, एलिजाबेथ बॉयल को उन्होंने उसमें एड्रेस किया या डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है मुनीश्वर भाई। निखत, निक, आज तो मुझे लगता है तुमने तैयारी की होगी। कल तुम्हें सही से जो है डिस्टर्ब तो नहीं हो गए थे मेंटली? खाना पीना खा के आए हो? अच्छा, चलो ठीक है, अब बताओ। जब हम लोग बात करते हैं, क्या कहते हैं कि शेक्सपियर के सोनेट के अलावा हम लोगों ने एमोरिटी नाम के सोनेट पर बात किया हुआ है। एक कलेक्शन ऑफ सोनेट था एस्ट्राफेल एंड स्टेला, उसके बारे में तुम क्या जानते हो? ओके, ठीक है।
उन्होंने पेनिलोप को डेडिकेट किया हुआ है, उसका पूरा नाम था पेनिलोप डेवरेक्स। और पेनिलोप डेवरेक्स कौन रही है सर फिलिप सिडनी की? उनकी बिलप। नंबर दीज आर द टू। इन्होंने बताया एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो सर फिलिप सिडनी है, उन्होंने एक कलेक्शन ऑफ सोनेट लिखा था जिसका नाम है एस्ट्राफेल एंड स्टेला, जो 1591 में पब्लिश हुआ। पेनिलोप डेवरेक्स जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं कि डेडिकेट किया, पेनिलोप डेवरेक्स उनकी बिलप का नाम था। निखत, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि इसमें एस्ट्राफेल क्या है और स्टेला क्या है? या जो एस्टाफिल और स्टेला जो नाम रखा गया है, यह राइटर के नाम पर उनकी बिलव निक नेम आप कह सकते हैं। सर फिलिप सिडनी तो रियल नेम है, लेकिन सर फिलिप सिडनी को एस्ट्राफिल के भी नाम से जाना जाता है। और जो उनकी अपनी बिलव्ड थी पेनिलोप डेवरेक्स जो है, उनको जो है यहाँ पर स्टेला के नाम से एड्रेस किया गया। तो जब भी अगर कभी क्वेश्चन आता है स्टेला कौन रही है, दैट इज द बिलव्ड, और एस्ट्राफिल वो आपको उनसे रिलेटेड रहा है। वन मोर क्वेश्चन निखत, जो एस्ट्राफिल नाम की एलिजी किसने लिखा है? सिडनी के डेथ पर, ठीक है, दैट्स गुड। इसका मतलब जो डांट असर कर रहा है, मुझे लगता है अच्छी टॉनिक है, लोगों को मिलते रहना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, एक चीज और जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है, सर फिलिप सिडनी को पोएट तो पोएट किसने कहा है? सॉरी, एडमंड स्पेंसर को, एडमंड स्पेंसर को पोएट पोएट किसने कहा? चार्ल्स लैम, ठीक है, ओके, दैट्स गुड, ठीक, गुड। नाउ ज्योति मैडम, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ज्योति मैडम, मैडम माई क्वेश्चन की अभी तक हमने जो बात किया वो लेकर के एमोरिटी को लेकर के मैं फिर से रिवीजन करा दूं कि एमोरिटी नाम का जो सानेट है, कलेक्शन ऑफ 88 सानेट रहा है, जिसको किसने लिखा हुआ था? एडमंड स्पेंसर ने लिखा है। एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा गया है। और ये टाइटल किसने दिया था? चार्ल्स लैम ने दिया था। एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, जिसकी डेट 1558 से 1603 ईस्वी तक था। उसके बाद एक और कलेक्शन ऑफ सानेट पूछा गया। वह कलेक्शन ऑफ सोनेट क्या था? एस्ट्राफेल और स्टेला था, जिसको सर फिलिप सिडनी ने लिखा हुआ था। एस्ट्राफेल जो है खुद सिडनी को रिफर करता है, स्टेला उनकी बिलव पेनिलोप डेवरेक्स को रिफर करता है। लेकिन इन सबसे पहले भी एक और इंग्लिश कलेक्शन ऑफ सोनेट आया हुआ था, जिसका नाम है मैडम टाटेस मिससिलेनी। ये 1557 में पब्लिश हुआ था। टाटेस मिससिलेनी के राइटर कौन है और उनके बारे में आप क्या जानती है, आप मुझे बताइए मैडम। या थॉमस यार्ड, या दैट्स गुड। Henry Howard Love Surrey, and it was written by Thomas Yott, Yatt. या एंड अदर थिंग, और आप थॉमस यॉट के बारे में आप बताइए, आप उनके बारे में क्या जानते हैं? या दैट्स गुड, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स। इन्होंने बताया कि जो इंट्रोड्यूस किया गया सोनेट जो है, सोनेट को इंग्लैंड में लाने वाले आदमी का नाम क्या था? थॉमस योट। कि थॉमस योट ने ही उसको इंट्रोड्यूस किया, कहां पर? इंग्लैंड में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लैंड, सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लैंड बाय सर थॉमस यॉट। उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। उसी उन्हीं के कंटेम्प्रेरी या कह सकते हैं जो उनके दोस्त थे जिसका नाम हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे है, उन्होंने सोनेट की स्ट्रक्चर में बदलाव किया था। थ्री क्वार्टेंस और एक कपलेट, इन दोनों लोगों ने जो सोनेट लिखा था, इन दोनों लोगों का मतलब सर थॉमस यॉर्ड और हेनरी हार्ड अल्लाफ सरे, उसके कलेक्शन ऑफ सोनेट को क्या कहा गया? टॉर्टल्स मिससिलेनी। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि टॉर्टल्स मिससिलेनी इसका नाम क्यों रखा गया? क्या कुछ आपको इसके बारे में है जानकारी? व्हाई इज इट कॉल्ड टॉर्टल्स मिससिलेनी? ओके, टॉटेल इज द नेम ऑफ द पब्लिशर। टॉटेल उस पब्लिशर का नाम था जिसने इसको पब्लिश किया था, उसके नाम पर इसको टॉटेल कहा गया। मिसलेनी का मतलब होता है मिला हुआ, दोनों लोगों के मिले हुए रूप को उसको वहां पे मतलब सॉनेट को कंबाइन करके पब्लिश किया गया था, तो टॉटेल्स मिसलेनी।
ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू नो कि जब आप बात कर रहे हैं सर थॉमस यॉर्ट के बारे में, हेनरी हार्डरलाफ सरे के बारे में, तो सर थॉमस यॉर्ट के बारे में आपने बताया कि उन्होंने ऐसा ऐसा सॉनेट को इंट्रोड्यूस किया है। जो सर थॉमस यॉर्ट है उन्होंने कौन से पैटर्न सॉनेट का फॉलो किया था? विच पैटर्न ही फॉलो? दे फॉलोड या ही फॉलोड? या ही का मतलब कि केवल सर थॉमस यॉर्ट, सर थॉमस यॉर्ट जिन्होंने सॉनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने पेट्रोचन मॉडल ऑफ सॉनेट को फॉलो किया हुआ है। और उन्हीं के दोस्त जो थे जिनका नाम हेनरी हार्डरलाफ सरे था, वही से सॉनेट के पैटर्न में काफी हद तक चेंजिंग आ जाती है। तो वी गेट द पॉइंट व्हाट वी गेट कि ये तीन चीजें रही हैं, हेनरी हार्डरलाफ सरे, सर थॉमस यॉर्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अंजलि मैडम। अंजलि मैडम, कल भी वो क्वेश्चन आया हुआ था और कल भी हम लोगों ने उस पर बात किया था। हेनरी हावर्ड अल्लाफ सरे का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो वर्ड्स फॉर्म को लेकर के है, और उनका वो जो कंट्रीब्यूशन था वो ब्लैंक वर्ड्स को लेकर के था। आप ब्लैंक वर्ड्स के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। या 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 बुक सेकेंड एंड बुक फोर, एंड व्हेन डिड इट कम? ये कब आई हुई थी बुक सेकेंड एंड बुक फोर? 1540। एंड ब्लैंक वर्ड्स और हीरोइक कपलेट में डिफरेंस क्या है? दैट्स गुड, दैट्स गुड। ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड है, हीरोइक कपलेट आपका राइम्ड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम की जो ब्लैंक वर्ड्स है, इस ब्लैंक वर्ड्स में क्रिस्टोफर मार्लो ने भी ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया था। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने जो ब्लैंक वर्ड्स यूज किया अपने प्ले में, उसके लिए बेन जॉनसन एक फ्रेज यूज करते हैं, उस फ्रेज को क्या नाम था? माइटी लाइन, दैट्स गुड। ब्लैंक वर्ड्स और कहाँ कहाँ पे यूज किया गया, आप बता सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जहां पे यूज किया गया हो? या 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 पैराडाइज। या या दैट्स गुड, दैट्स गुड, सो ब्यूटीफुल। वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू नो कि व्हेन यू टॉक अबाउट द सीजन, तो टिंटन अबे किस में लिखा गया है? या दैट्स गुड, ठीक है। या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। यू हैव या यू गिव आंसर वेरी ब्यूटीफुली, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि एक तो जब हम किसी आदमी का नाम लिए, जैसे हमने एक नाम लिया कि हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे, कि उनका कंट्रीब्यूशन सोनेट में है, लेकिन सोनेट के अलावा भी उनका कंट्रीब्यूशन एक जगह पे था, वह कौन सा था? ब्लैंक वर्ड। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो दैट वाज हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे। कब इंट्रोड्यूस किया? जब उन्होंने वर्जिल के एपिक, और वह एपिक का क्या नाम है? एनीड। वह एपिक किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी या लिटरेरी एपिक का। उसकी 12 किताबों में से केवल 2 किताबों को उन्होंने ट्रांसलेट किया लैटिन से इंग्लिश में। वो किताब कौन रही? बुक सेकेंड एंड बुक फोर। ये दोनों किताबें कब ट्रांसलेट होती? 1540 में। जब उसका उन्होंने लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तब पहली बार ब्लैक वर्ड्स का उन्होंने यूज किया है। ब्लैक वर्ड्स किसमें है? आयाम्बिक पेंटामीटर, सॉरी आयाम्बिक मीटर में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया हुआ है। आयाम्बिक का मतलब अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड वन। पेंटा का मतलब 5 फीट और 10 सिलेबल। दीज थिंग्स वी गेट। तो और बाकी मैडम ने बताया कि हीरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्ड्स में एक अंतर ये है कि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है, हीरोइक कपलेट राइम्ड होता है। बाकी दोनों में आयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। कुछ नाम हम लोगों ने डिस्कस किए जो आप लोगों को भी सारी चीजें, यू ऑल नो इट वेरी वेल कि क्या क्या चीजें रही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टू पूनम मैडम। पूनम मैडम, या माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट हॉली सॉनेट? हॉली सॉनेट के बारे में आप क्या जानती हैं?
आप और किसी सानेट के बारे में कुछ जानती है, जो भी आप जानती हो? मैडम ये सब हम लोगों ने बता दिया, आप हमारी बताई गई मूवी को फिर से बनाना चाह रही है? नहीं, जो हमने तैयार कर दिया मूवी आप ना बताइए, नया कुछ लेके मार्केट में आइए, कुछ नया बताइए जो और भी अभी ना डिस्कस हुआ हो। ठीक है, कोई बात नहीं, बट प्रिपेयर प्रिपेयर यूर सेल्फ, कल से एक्सक्यूज नहीं होगा। हाँ, कल से एक्सक्यूज नहीं, चूंकि हमने पहले टॉपिक दे दिया था, इसलिए एक्सक्यूज नहीं। शिवांगी मैडम, शिवांगी मैडम, या गुड इवनिंग, व्हाट डू यू नो अबाउट हॉली सॉनेट? वाह, दैट्स नाइस आंसर, गुड। कि हॉली सॉनेट जो है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सॉनेट, जो कि किसके राइटर, केवल मैं राइटर ही जानना चाहता था, और राइटर जो है इसके कौन है, जॉन डन है। क्योंकि जब आपने सॉनेट का सिलसिला शुरू किया तो मैंने पेट्रार्च उठाया, सर थॉमस यार्ड जिन्होंने सॉनेट को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हेनरी हार्डर लॉफ सरे उठाया गया, इन दोनों के सॉनेट को क्या कहा गया था, टार्टर्स मिससेलेनी। उसके बाद जो शेक्सपियर आए 154 सॉनेट, जिनका सॉनेट 1609 में थॉमस हार्पे के द्वारा पब्लिश हुआ। फिर उसके बाद जो है एडमंड स्पेंसर का एमोरिटी आया, जिसमें जो है 88 सॉनेट थे, जो कि किसको, एलिजाबेथ बायल को डेडिकेट किया गया था। फिर निखत ने सर फिलिप सिडनी के सॉनेट एस्टाफेल और स्टेला के बारे में बताया, सर फिलिप सिडनी के बाद ही जॉन डन का नंबर आता है। तो शिवांगी मैडम जॉन डन के बारे में बात बता रही, और वह चीज क्या है, उन्होंने ये बताया कि यह जो रहा है आपका कलेक्शन ऑफ सॉनेट, या किसने, जॉन ने लिखा हुआ है, और इसमें रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के। शिवांगी मैडम एक और पॉइंट है, एक और सॉनेट है जो किसी ने लिखा है, उसका नाम है डेथ शैल नॉट बी प्राउड, किसने लिखा है? कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। शिवांगी वाजपेयी जी। या गुड इवनिंग मैडम, मैडम हु रोट डेथ शैल नॉट बी प्राउड? मैडम एक्चुअली जस्ट आई वांट टू टेल यू कि ये कल पढ़ाया नहीं गया था, ये सारी चीजें पहले से पढ़ाई गई, उसका वीडियो मैंने शेयर किया था स्टडी मटेरियल पे, जब मैंने टाइप्स ऑफ पोइट्री का। और खैर ठीक है, आपको नहीं पता था। तो वो जो है उसमें आप लोग आज जा करके, जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, मैंने तुरंत डायरी में उनका नाम लिखा हुआ है। एक तो पूनम ने नहीं दिया है अभी तक, जो मुझे सही से आंसर मिला है, तो पूनम जी से उम्मीद है कि कल वो इसे करके आएंगी। और कल जो क्लास जिन लोगों ने नहीं अभी आंसर दिया, उनसे मैं हर हाल में कल क्वेश्चन पूछूंगा। दे कांट स्केप, दे कांट एवाइड। और दूसरा नाम, हाँ, दूसरा नाम जो शिवांगी मैडम का है, आप दोनों लोग सॉनेट से संबंधित पूरा लेक्चर, 2 3 4 लेक्चर जो भी वहां पर है, आप स्टडी मटेरियल पे जा करके उसके विद टाइटल पढ़ा हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। 9 तारीख को मैंने शायद उसको अपलोड किया है, 9 9 या 10, 8 9 10 में से आप देखें, 9 तारीख वाले में मैंने उसको पोस्ट किया है। तो शिवांगी मैडम, या नाउ शिल्पी मैडम, शिल्पी मैडम, मैडम, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हु रोट डेथ शैल नॉट बी प्राउड? या जॉन डन, दैट्स गुड, दैट्स गुड, जॉन डन। या जस्ट आई वांट टू पॉइंट आउट, आई थिंक कि मैडम, या शिवांगी मैडम ने ही आंसर दिया था जॉन डन को लेकर के। तो शिवांगी मैडम, ये जो सोनेट है, इसको जॉन डन ने ही लिखा हुआ है, डेथ डेथ शैल नॉट बी प्राउड। और इसमें उन्होंने डेथ से को लेकर के कहा है कि डेथ को अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, और आदमी को डेथ से डरना नहीं चाहिए, इस तरह का सब्जेक्ट मैटर उन्होंने लिया हुआ है। और शिल्पी मैडम, कुछ और क्वेश्चन आपसे हैं कि जब आप इन सारे सॉनेट्स को देख लेते हैं, खास करके यहाँ पर, तो वी कम टू नो कि उसके बाद का जो जमाना आता है वो जॉन मिल्टन का जमाना आता है। जॉन मिल्टन के सॉनेट के बारे में व्हाट डू यू नो? या दैट्स गुड। या
पेट्रोचन मॉडल ऑफ सोनेट, या दैट्स गुड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉन डन हैज रिटन सोनेट इन बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेजेस, उन्होंने इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज दोनों में लिखा हुआ है। एंड सॉरी, जॉन मिल्टन हैज रिटन सोनेट्स बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन लैंग्वेज। और उन्होंने क्या किया हुआ, जो मैडम ने बताया वही, कि पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट को उन्होंने फॉलो किया। पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट पोएट पेट्रार्च के, जो इटालियन पोएट थे, जिसमें आपका जो है क्या था कि ऑक्टेव, सेस्टेट, राइम स्कीम, ए बी, बी ए बी, बी ए, सी डी, ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड, उन्होंने उसको लिया हुआ है। और मैडम ने दो सोनेट का एग्जांपल दिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और उसके बाद जो है ऑन द डिसीज ऑफ माय वाइफ या हिज वाइफ, इस तरह से करके उसका टाइटल रहा है। तो आई जस्ट, या या 5 सोनेट्स सारी, 23, 23, समवेयर वी, सम देखिए, जब एग्जैक्ट नंबर समवेयर वी फाइंड 23, समवेयर द पीपल से 24, इट डजंट नीड की एग्जैक्ट फिगर क्या है, 23 आपको मान के चलना है। बिकॉज आई माई सेल्फ हैज आल्सो मेंशन इट इन माई बुक, 23 पोएम्स को लेकर के उनके सोनेट को मैंने भी मेंशन किया हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, या सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिन दो सॉनेट को लेके मैडम ने बात किया, एक बात तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर के, और दूसरा बात अंडर डिसीज ऑफ हिज वाइफ, जो उनकी अपनी वाइफ कैथरीन वुडकॉक, आपने नाम क्या लिखा लिया था? कैथरीन वुडकॉक, या कैथरीन वुडकॉक। तो ये जो नाम इन्होंने लिया था, इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जो दूसरा, उनके मॉडल को लेकर के हमें ध्यान देना है कि उन्होंने जिस मॉडल को फॉलो किया है वो चीजें रहा है। और अभी एग्जैक्ट नंबर को लेकर के कोई ऐसा नहीं, बट रिमेंबर दैट 23, जो और जो हम लोगों ने बात किया वही है 23। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम आपसे ही है कि जब आप जॉन मिल्टन के सोनेट के बाद, या जॉन मिल्टन के सोनेट को लेकर के उस पर हम लोग बात करते हैं, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो सोनेट है, इफ यू फाइंड, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ दैट सोनेट, उस सोनेट का जिस्ट क्या है? या या दैट्स गुड। Who is the gist of the sonnet is, who is a true worshipper in the eye of God? आई ऑफ गॉड की नजर में ट्रू वर्शिपर कौन है? या दैट्स गुड, दैट्स गुड, वो उन्होंने उसमें बताया हुआ है। so these things we find when we go ultimately, whether that is on his blindness, whether that is any other thing. And she also told to all of us that after becoming blind he composed, yeah, after becoming blind the poet John Milton composed that sonnet, and he became blind at the age of 44 in 1652। 44 साल की उम्र में 1652 ईस्वी में जॉन मिल्टन पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे, तब उन्होंने क्या किया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा था। और उनका एकमात्र यही क्वेश्चन था कि हु इज द ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड। He says that God doth not need exact day level light direct. God doth not need either man's work or his own gift. ईश्वर को ना तो आदमी के कार्यों की, ना तो उसके उपहारों की जरूरत है। सच अ थिंग वी फाइंड। नाउ रमा, आर यू गेटिंग माय वॉइस रमा? मैडम रमा, या नाउ जब हम शेक्सपियर को बात कर लेते हैं, तो शेक्सपियर, सॉरी, जॉन मिल्टन के बाद हम आते हैं रेस्टोरेशन एज में, जो अभी कल मैंने डिस्कस किया था, ऑगस्टन एज में आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जब सेंसिबिलिटी में आते हैं, वहां पे सानेट उतना ज्यादा लिखा नहीं गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही कि 1660 से लेकर 1785 तक, लगभग लगभग आप ये देखेंगे कि कम से कम कुछ नहीं तो अगर हम ये बात करते हैं 120 साल तक एक आध सॉनेट आया, कुछ आया हूं, लेकिन उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं रही है जैसा कि और समय में था। तो वाई वी डोंट फाइंड सॉनेट इन दिस इरा, इस इरा में सॉनेट क्यों नहीं लिखा गया, क्या रीजन?
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी किसी से भी ये पूछा जाता है कि इस एज में सोनेट क्यों नहीं आया है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि दिस पार्टिकुलर एज वाज सच अ टाइप ऑफ एज वेयर वी फाइंड व्हाट, वेयर वी फाइंड artificial concept of poetry, artificial poetry, not natural poetry. And what do you mean by artificial poetry? Poetry has not been written from heart, not from soul, but from mind. पोइट्री जो है वह जो है दिल से नहीं लिखी गई, वह आत्मा से नहीं लिखी गई। और सोनेट तब लिखा जाता है जब आपका दिल कहता है, सोनेट आपके दिल की आवाज है। इसीलिए जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि ही अनलॉक्ड हिज हार्ट। तो तो अगर आप ये देखते हैं कि ये नहीं कहा गया ही अनलॉक्ड हिज माइंड। what I want to tell you, when you go especially in these ages, especially restoration age, especially age of sensibility या ऑगस्टन एज, तो 1660 से लेकर 1785 तक सोनेट में एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। उसके पीछे जो रीजन था, रीजन यही था कि जो पोइट्री है वह आर्टिफिशियल है, रिटन फ्रॉम माइंड। वहां पे ह्यूमन नेचर को इंपॉर्टेंस दिया गया, मैनर को इंपॉर्टेंस दिया गया, आर्टिफिशियल प्रेजेंटेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया। दिस इज वाई वी डोंट फाइंड। तो एक पॉइंट है, ठीक है मैडम। बाद अगर आप ये देखती है कि एक और जो है जो सोनेट है, क्या आवाज जा रही है मेरी? या जस्ट आई वांट टू टेल यू कि जो एक और सोनेट है, जिस सोनेट को हम ये कहते हैं कि मतलब उसी के बाद अगर आप देखेंगे रोमांटिक एज आता है, जहां पे बहुत सारे सोनेट लिखे गए। क्यों? क्योंकि सोनेट में सब्जेक्टिविटी होती है। सोनेट में सब्जेक्टिविटी के अलावा पर्सनालिटी होता है, आप अपने ख्यालों का इजहार करते हैं, जो आपके थॉट है उनका एक्सप्रेशन होता है। रीडर के बीच में, राइटर के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ये सोनेट की दूसरी खासियत होती है। तो जब आप रोमांटिक इरा में आते हैं, तो रोमांटिक एरा में शेक्सपियर ने डडन नाम का सोनेट लिखा है। उसमें कितना सोनेट है, जो कलेक्शन ऑफ सोनेट है, और आपका जो वर्ड्सवर्थ का सोनेट है उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये आ, कितना, 5? या दैट्स गुड, 523 सोनेट, यस। एंड या या जस्ट आई वांट टू नो कि डडन से क्या मतलब है, जो टाइटल रखा गया डडन सोनेट, उससे क्या मतलब है? व्हाट डू यू नो बाय डडन? डडन क्या मतलब? ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। डडन इज द नेम ऑफ द रिवर, उस रिवर का नाम है, उसका उसके नाम पर रखा गया। तो आपने बताया कि 523 सानेट है, कुछ सानेट का आपने नाम लिया है, और उसके बाद आपने ये बताया कि उनके अपने सोनेट में सब्जेक्टिविटी और तमाम चीजें जो है वो हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस को लेकर के आपने बात किया, और उनके जो फेमस सोनेट है। या प्लीज म्यूट योरसेल्फ नाउ। नीतू मैडम, नीतू मैडम आपने क्लास अटेंड भी किया था, मुझे याद है बीच में, और उस समय भी मैंने पढ़ाया था। या 1820 है, 1802 ये कलेक्शन ऑफ सोनेट, पब्लिशिंग डेट नहीं बताया गया। वो 1802 जो मिल्टन नाम का सोनेट है, मिल्टन 1802 को लंदन के भी नाम से जाना जाता है, उसका सन उन्होंने लिखा हुआ मिल्टन 1802, दैट इज द नेम ऑफ द सोनेट। वो पब्लिकेशन डेट नहीं बताई जा रही। नीतू मैडम, आप मुझे जो है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखा है 1802, यानी मिल्टन 1802 आर्ट लंदन, उस सोनेट के बारे में व्हाट डू यू नो? आपने क्या पढ़ा है, क्या जानती है? मैंने आपको क्या बताया? ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट प्रिपेयर प्रिपेयर। कंचन मैडम,
कंचन मैडम। हाँ, आप मुझे बताइए मिल्टन 1802 के बारे में। जी। तो अब आपके ऊपर मुझे एक लेक्चर देना पड़ेगा कि रिनेशा ऑफ कंचन मैडम। ठीक है, लेकिन अब आप ये समझिए कि ना तो नीतू मैडम का कल से कोई एक्सक्यूज होना चाहिए, ना तो आपका, ना ही ना ही जो है पूनम मैडम का, और ना ही शिवांगी मैडम का। चारों लोगों का नाम मैंने नोट किया हुआ है। ठीक है। जी। मैं आपसे बात करूंगा, ठीक। मनोज शुक्ला भाई की फैमिली है। आप मैडम म्यूट करिए अपने आप को। मैडम। अच्छा, आप मुझे बताइए मिल्टन 1802 या लंदन जो सॉनेट, उसके बारे में व्हाट डू यू नो? ठीक है। इसका जो मॉडल है, कौन सा मॉडल है, शेक्सपियर मॉडल या पेट्रार्चल मॉडल? सॉनेट की पहली लाइन क्या है? सॉनेट की पहली लाइन है ना, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? मिल्टन एक्सक्लामेटरी मार्क दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। इलिट्रेशन। प्लीज म्यूट। मैडम कल से प्रिपेयर करिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए। सारिका मैडम। सारिका मैडम। जी। जो ये लाइन है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? जिसमें किसी लिविंग या डेड ऑब्जेक्ट को जब आप एड्रेस करते हैं तो विच फिगर ऑफ स्पीच डू यू फाइंड? पर्सानिफिकेशन। इन पर्सानिफिकेशन में मैडम ये बताया जाता है कि डेड ऑब्जेक्ट आर एड्रेस्ड एज दे बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग। ये दे आर नॉट बिहेविंग लाइक, यहाँ पर तो पहली बात तो आप डायरेक्ट मिल्टन को एड्रेस कर रही है, कोई डेड ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर डेड ऑब्जेक्ट मिल्टन है भी तो मिल्टन इज अ पर्सन। यस। यस। ठीक है। और और सोनेट के बारे में आप बताइए, क्या जानती हैं इसके बारे में? My question is it tribute to Milton? Milton has been criticized or Milton has been admired? Wordsworth admires Milton, yeah, and it's a tribute to John Milton. यह जॉन मिल्टन के लिए एक ट्रिब्यूट रहा है। या ठीक है। जस्ट म्यूट नाउ शिवपाल जी। जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? शिवपाल जी। अच्छा। सारिका मैडम, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप म्यूट करिए। सारिका मैडम। या शिवपाल जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे है कि आप, जॉन मिल्टन ने एक बहुत फेमस और ब्यूटीफुल सोनेट लिखा है जिसका टाइटल है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। व्हाट डू यू नो अबाउट दैट सोनेट? शिवपाल जी। या।
यस, या, या, या। देखिए, व्हाट डिड यू टेल? अनडाउटेडली आई वुड लाइक टू रिपीट दोस पॉइंट्स कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इट्स अ ब्यूटीफुल सोनेट ऑफ William Wordsworth. And in this sonnet, he criticizes the materialistic life of the people living in his age. वह अपने जमाने के उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जो भौतिक जीवन गुजार रहे हैं और किसी भी चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लोगों की जिंदगी में भौतिकता इतनी ज्यादा आ गई कि द पीपल डोंट हैव टाइम टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। क्यों? चूंकि नेचर उनके लिए क्या था? नेचर का मतलब नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नहीं, नेचर का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब इनडायरेक्ट वे में गॉड, नेचर उनके लिए गाइड, गार्जियन, केयर टेकर, नर्स, सेंटर ऑफ पीस, काम, ब्यूटी, ट्रैंक्विलिटी, जिसे आप कहाँ पे पाते हैं? टिंटन अबे में पाते हैं, द प्रील्यूड में पाते हैं, ऑल दिस थिंग। तो उन्होंने इस सॉनेट में मटेरियलिस्टिक लाइफ को क्रिटिसाइज किया था। लास्ट में वो ये कहते हैं कि इफ द पीपल डोंट गेट माई एडवाइस, इफ द पीपल डोंट गो विद माई एडवाइस, या पीपल डोंट फॉलो मी, आई वुड लाइक टू बी व्हाट आई वुड लाइक टू बी, to I would like to start to worship pagan god, the primitive पैटर्न ऑफ वर्शिपिंग को उन्होंने कहा मैं उसको शुरू कर दूंगा। क्योंकि जब वो नेचर के वर्शिपिंग की बात करते हैं तो एक तरह से निराकार ब्रह्म का रूप उनके सामने आता है। जब वो पेगन गॉड की बात करते हैं तो साकार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की चीजों को उन्होंने बताया, लेकिन उनका मेन मकसद यही था कि द पीपल हु आर लिविंग इन दिस एज मीन्स इन माई एरा, एंड दैट वाज द एरा ऑफ वर्ड्सवर्थ, उस समय जमाने जो लोग रह रहे थे, they were spending their time only to earn money, only to get money. They don't have time to see the beauty of nature. These things we find there, जिसको उन्होंने यहाँ पे बात किया। या नाउ शिवपाल जी के बाद जो है आरती मैडम, आर यू गेटिंग माय वॉइस? आरती मैडम, आपके यहाँ माइक का दिक्कत है यार। डांस सिंह जी, डांस सिंह जी, या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट को जैसे आपने कवर किया या विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट को आपने सुना, तो इसके बाद जो है कुछ पोर्शन बचा है जिसपे अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, वो एलजी को लेकर के है। आप मुझे ये बताइए कि ओ कैप्टन माई कैप्टन जो एलजी है, किसने लिखा है, किसकी डेथ पर लिखा है, और उसमें क्या बताया? या मैं सुन रहा हूँ, गेटिंग योर वॉइस, गेटिंग योर वॉइस। डांसिंग की आवाज जा रही है? नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ डांसिंग जी। नीलम मैडम, या पुर्तगीज सोनेट दैट वाज द कलेक्शन ऑफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का, पुर्तगीज सोनेट या एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का रहा है, वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। यस, वो चीजें लगभग बाकी फाइनल हो चुका है। नीलम मैडम, नीलम, या टेल मी अबाउट जो एलजी है आपका, या डांसिंग जी। मैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो आप बताइए बताइए। या ठीक है, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखा गया था। और पहली बार ये किसमें पब्लिश हुआ है? आई एम नॉट आस्किंग डेट, आई एम सेइंग कि वो कहाँ पे आया था, उसका एक कलेक्शन ऑफ द पोएम विद द लिलैक्स डोरियार्ड ब्लूम। नीलम मैडम, नीलम मैडम, आप मुझे बताइए जी, आप मुझे बताइए एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में, जो एक एलजी है जी, इसके बारे में व्हाट डू यू?
या 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 ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. And you will come to know कि this particular LG, madam told to all of us कि LG written in a country churchyard is a beautiful LG written by whom? Written by Thomas Gray in 1751. And 1751 means that was the what? That was Augustan age. That was the age of आपका Alexander Pope. And second thing कि it's an LG, it's an example of pastoral LG because the setting of this LG occurs in village area or remote area something. And you will come to know the poet is sitting in a graveyard or churchyard, in a graveyard, and that's a village graveyard. It's the evening time, the sun is about to set, and the plough men are coming by from their field. In the same way animals are also coming by from their field going to their homes. And you will come to know that the poet is in sorrowful gloomy situation, sorrowful mood, and he has sympathy with whom? He has sympathy with the poor villagers who are no more in this world, who have been buried down in the campus of that graveyard. And other point you will come to know कि the particular जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, this particular LG is written in heroic couplet. ये जो LG लिखी गई किसमें लिखी गई? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है. और हीरोइक कपलेट के साथ साथ इसका जो स्टैंजा फॉर्म है वह क्वाट्रेन है, QUATRAIN, क्वाट्रेन है. या मैडम प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, बस ठीक है, आपने बता दिया. नाउ राजेश जी, राजेश गेटिंग योर या आप मुझे बताइए कि जो ब्रेक 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 एलजी उसके बारे में व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं? या आर्थर हेनरी हालम. या इज इट द पार्ट ऑफ इन मेमोरियम? या इट्स द पार्ट ऑफ इन मेमोरियम, या इन मेमोरियम का हिस्सा है, और जो इन मेमोरियम रहा है वह किसका वर्क रहा? वह टेनिशन का ही वर्क रहा. या दैट्स गुड, दैट्स गुड. एंड यू विल कम टू नो जो ये एलजी. या 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 and he died of brain hemorrhage, brain hemorrhage. And the particular friend was also engaged with his sister. टेनिशन की जो सिस्टर थी उसका एंगेजमेंट भी इनके साथ हुआ था, तो एक इनके लिए बड़ा शॉकिंग था. ओके. या नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन टू अनु मैडम. अनु मैडम, कोई बात नहीं मैडम, कोई बात. ठीक है, अब आप तैयारी करिए. राकेश जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? राकेश जी. या माई क्वेश्चन जो आपसे कि अभी तक आपने जो सुना वो एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के बारे में, ब्रेक 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 के बारे में आपने सुना. उसके बाद आपने ये भी सुना है कि एक और पे हम लोगों ने बात किया था अब्राहम लिंकन का के ऊपर जो लिखा गया वो कैप्टन माई कैप्टन. मॉडर्न एज में एक एलजी आई थी जिसका नाम है इन मेमोरी ऑफ WB येट्स. इस एलजी को किसने लिखा है और उसमें क्या बताया? या दैट्स गुड, W H Auden ने. W H Auden का फुल फॉर्म है वेस्टर्न ह्यूज आर्डन, अ वेल नोन पॉपुलर पोएट. W.H.Auden, वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन रोड दिस एलिजी. और उसका उन्होंने जो लिखा है किसकी याद में लिखा है? WB येट्स की याद में लिखा है, विलियम बटलर येट्स की. या उसमें उन्होंने क्या बताया? यस, मॉडर्न एज की जो एलजी है उसकी खासियत ये है कि जैसे और एलजी में पोएट रोते हैं किसी की मौत पर, मॉडर्न एलजी में यह दिखाया जाता है कि अगर कोई आदमी मर गया, चाहे वह पोएट हो, बड़ा आदमी हो, तो उसकी डेथ को बहुत बड़ी चीज नहीं माना जाता, ये बहुत बड़ा लॉस नहीं माना जाता. जैसे अगर आप देखेंगे ब्रेक 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 में जो है पोएट इतना ज्यादा रो रहा है अपनी दोस्त की मौत पर, उसको लगता है कि इट्स अ बिग लॉस. और वो कहता है अब मैं बगैर उसके कैसे जिंदा रहूंगा. तो नो, नॉट एट ऑल. तो जो मॉडर्न एज की एलजी है, जो भी उसमें लिखा गया, उसमें दिखाया गया कि जो पीपल है बहुत मैकेनिकल हो चुके हैं. पीपल में अब वो सेंसिबिलिटी नहीं रह गई है, और पीपल जो है उनके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है कि वे किसी की डेथ को, उनके लिए सब मैकेनिकल लाइफ है. वेदर WB is going to die या any other person died, it's not a big loss. तो एक मैकेनिकल लाइफ को जहाँ पे रिश्तों में
एक कमी देखने को मिल रही है, अपनापन नहीं है, उस तरह की चीजों को वी फाइंड। या बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। मॉडर्न एज की एलजी की एक खासियत होती है, वहां मैकेनिकल रिलेशनशिप दिखाया जाता है, आपस में लोगों में रिश्तों की कमी है, उस चीज को दिखाई जाती है, और किसी की डेथ को बहुत बड़ा लॉस नहीं माना जाता। नाउ कंचन मैडम से मेरी बात हो चुकी है। सारिका, सारिका मैडम, सारिका मैडम, जो एस्ट्राफिल नाम की एलजी है, किसने लिखा है और किसकी मौत पर लिखा है? सर फिलिप सिडनी, या एडमंड स्पेंसर। दैट्स गुड, एडमंड स्पेंसर ने लिखा है ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। सोनाली मैडम, एलजी के बारे में आप जो भी जानती हैं बता डालिए पूरा। दो, हाँ, एलजी के बारे में व्हाट डू यू नो अबाउट एलजी? या 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 अनडाउटली, या यू टोल्ड मी, सबसे पहला चीज कि आपने जो बताया कि एलजी इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। एलजी एक तरह का सॉन्ग होता है, गीत होता है, जो किसी की मौत पर लिखा जाता है या किसी वस्तु को खो जाने पर। तो एलजी इज अ टाइप ऑफ सॉन्ग कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ समवन और द लास्ट ऑफ एनीथिंग। दूसरा चीज जो है कि आपने बताया कि उसके मीटर को लेकर के जब शुरू में आया था, तो ग्रीक में जो एलजी लिखा जाता था, हेक्सामीटर का कॉन्सेप्ट था, जिसमें जो है 6 फीट और 12 सिलेबल को लेकर के बात की जाती थी। इस तरह की चीजें रही हैं। मैडम एक चीज और भी है, जब आप टाइप्स ऑफ एलजी के बारे में बात करती, तो पेस्टरल एलजी में जो वर्ड पेस्टर है, ये कहाँ से आया? ग्रीक से आया या लैटिन से आया? लैटिन वर्ड। हाँ, इट मीन्स शेफर्ड एंड शेफर्डेस, और इसका जो सेटिंग सेटिंग होता है कंट्री साइड एरिया होता है, इसीलिए इसको ये कहा जाता है। अनु तिवारी मैडम बताइए, कल से वो कवर करेंगी। रकीम जी, रकीम जी, या कोई बात नहीं है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप लीव करना चाहें तो यू कैन लीव, डजेंट मैटर, क्योंकि हो चुका है। थोड़ा सा दो चार पॉइंट और है, जिसे मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो रह जाएगा, केवल कुछ नाम है एलजीज के। रकीम जी, जॉन मिल्टन ने कौन सी एलजी लिखी है? ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। जॉन मिल्टन ने लिसिडास नाम का एलजी लिखा हुआ है, वो भी किसकी मौत पर लिखा हुआ है? एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ। शिवांगी जी, शिवांगी जी, शिवांगी वाजपेयी। जो आपका एलजी एक और आया हुआ है, जिस जो पीबी शेली ने जॉन कीट्स की मौत पर कौन सा एलजी लिखा? या एडोनास, या और इसके अलावा और भी कुछ एलजीज के बारे में अगर हम बात करें, तो यू विल कम टू नो कि सारा चीज लगभग हो चुका है, कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे एग्जांपल उसका रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वी ऑल हैव डन। एलजी का और भी है कि डर्ज है, थ्रीनोडी है, मोनोडी है। उसका डिफिनीशन आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हाँ, डर्ज में बहुत ज्यादा ग्रीफ, जो वर्सेस, ऐसे वर्सेस जिसमें बहुत ज्यादा ग्रीफ एग्नी को हम लोग पाते हैं या देखते हैं, उसमें वो चीजें रही है। एंड एक्सेप्ट इट सम अदर पॉइंट्स वी फाइंड, जो कि बहुत हाईली सिग्निफिकेंट है। थ्रेनोडी को मोनोडी में एक सिंगल लैमेंटिंग स्पीकर होता है, इसके लिए उसका नाम मोनोडी रखा गया है। So in this way today we have done what? Yeah, yeah, that is the smallest form of LG, smallest form of the LG। उसका सबसे ज्यादा जो ब्यूटीफुल डिफिनेशन है उसमें, कि उसमें ग्रीफ का बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन होता है। या तो इन दिस,
है मैडम, है एलजी का जो वीडियो है। सारे मैंने शेयर कर दिया, मैंने स्टडी मटेरियल सब कुछ, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, जितना क्वेश्चन पूछा गया, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं, सब वहीं से पढ़ाया गया है। सो इन दिस वे टुडे वी हैव डन व्हाट, टुडे वी हैव डन, इसको हमने किया है। और अब जो हम, या कल डिस्कशन नहीं होगा, कल हम केवल और केवल आपको पढ़ाएंगे। हम लोग हफ्ते में 3 दिन पढ़ाने का काम, मतलब 3 दिन के बाद एक दिन केवल डिस्कशन का देंगे, कोई भी चीज एक साथ नहीं हो सकता। 3 डेज में आपका क्लास लूंगा, फिर आपको डिस्कशन होगा, फिर 3 डेज क्लास के बाद आपका डिस्कशन होगा। और उसके उसके बाद का जो डिस्कशन होगा, टॉपिक आप अभी से ध्यान में रख लीजिएगा, लिरिक को, और लिरिक के अलावा जो है आपका ओड है। जब 2 दिन बाद आप मिलेंगे, लिरिक को, ओड को और ड्रामेटिक लिरिक, ये 3 चीजें आपको तैयार करना है, लिरिक, ओड एंड ड्रामेटिक लिरिक, ये 3 चीजें। नहीं, ओरल और रखेंगे। नहीं, केवल ड्रामेटिक लिरिक, लिरिक और ओड। ठीक है, एंड प्लीज सेंड योर फीडबैक इन क्लास, इन ग्रुप। ओ, विल मीट यू टुमारो। गुड, गुड, गुड।